Good morning, students. Today I would like to start with again a second video on source of Indian Constitution. In my last video, you have already watched what is the historical background of Indian Constitution and how to write a 16-mark questions. The framework for his 16-mark question is, first of all, you have to write इंट्रोडक्शन यानी कि भूमिका, विच आई ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो कि आपको भूमिका में कौन कौन से ऐतिहासिक पॉइंट्स लिखने हैं, वो लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जो कि एक बार मैं ग्लिम्प दे देती हूँ। देखिए, ये आपके लास्ट वीडियो की पीपीटी है जो मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम उसी फ्रेमवर्क को फॉलो करते हुए हम जो है अपना नेक्स्ट जो है 60 मार्क क्वेश्चंस के लिए डेफिनेशंस पे आज डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जो भारतीय संविधान के स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं उसके बारे में हम इसमें डिस्कशन शुरू करेंगे। पहले ही मैं आपको बता दूं कि सारे पॉइंट्स कवर नहीं हो पाएंगे, इसके लिए आपके लिए एक और नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा जिसमें सारे पॉइंट्स जो है भारतीय संविधान के स्रोतों को डिस्कस किया जाएगा। तो मैं आपको पहले, जैसे कि अभी बताया, कि पहले इंट्रोडक्शन और फिर डेफिनेशन। MP शर्मा जो है भारतीय संविधान के ऊपर अपनी एक डेफिनेशन बोलते हुए लिखते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी भी यह दावा नहीं किया कि वे कोई मौलिक संविधान बनाएंगे, वे तो एक व्यवहारिक संविधान बनाना चाहते थे। ये आपकी फर्स्ट डेफिनेशन है जो कि आपको 16 नंबर का क्वेश्चन जब आप नोट्स प्रिपेयर करोगे तब आप उसमें आप बताओगे। सेकेंड डेफिनेशन जो है BR अम्बेडकर की है, बहुत ही सिंपल और छोटी सी डेफिनेशन है कि संविधान सिर्फ कानून निर्माताओं या वकीलों का दस्तावेज नहीं था, बल्कि ये जीवन का एक साधन है। तो इस प्रकार से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को एक बहुत बड़ा एक जीवन का साधन बनाते हुए एक्सप्लेन किया है। तो 16 नंबर का जब आप क्वेश्चन आप अपने घर पे भी नोट्स बना रहे होंगे, मैंने पहले ही कहा है कि आप नोट्स साथ के साथ प्रिपेयर करते रहें। तो आपने जो भूमिका है उसमें पिछली वीडियो के जो पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ में बहुत बार पूछे जाते हैं, वो सभी आप लिख सकते हैं। और साथ में आपको ये 2 डेफिनेशंस जो हैं लिखनी होगी। हिंदी के स्टूडेंट्स मैंने हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है और इंग्लिश के स्टूडेंट जो है इसमें से आप टाइप कर सकते हैं। अब आते हैं हमारा जो मेन क्वेश्चन 16 नंबर का, जो बहुत बार पूछा भी गया है, वो है भारतीय संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं। देखिए, हम भारतीय संविधान के स्रोतों को 2 भागों में बांटते हैं। एक है सेमिनल सोर्स, जिसे कि हम कहते हैं, हिंदी में मैं आपको बता देती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि हिंदी में भी आप इसको बताएं। तो ये जो सेमिनल सोर्सेज है इनको जन संबंधी स्रोत कहते हैं। और दूसरा जो पॉइंट है वो है डेवलपिंग सोर्स यानी विकासवादी स्रोत। अब स्रोतों को 2 भागों में बांटने की वजह क्या है? देखिए, ये जो है जन्म संबंधी स्रोत जो हैं, जन्म संबंधी स्रोत का मतलब है जब भारतीय संविधान का जन्म हुआ, जिसे माना जाता है कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूरी तरह से बन के हमारे सामने पेश हो गया और लागू हो गया। तो ये जो 26 जनवरी 1950 है, संविधान से बनने से पहले, यानी कि जन्म माना जाएगा 26 जनवरी 1950 को। इस जन्म से पहले जो जो भी स्रोत मौजूद थे जिनसे भारतीय संविधान इंस्पायर हुआ, भारतीय संविधान निर्माताओं ने जहाँ से चीज़ें लेकर भारतीय संविधान बनाने का प्रयास किया, चाहे वो दूसरे देशों के संविधान है, चाहे कोई कानून है, चाहे कोई अधिनियम पहले बनाए गए हैं संविधान के बनने से पहले, वो सभी सोर्सेज को हम जन संबंधी सोर्सेज में डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा है डेवलपिंग सोर्सेज, विकास संबंधी स्रोत। ये भारतीय संविधान के जन्म के बाद आने वाले स्रोतों में आएंगे। भारतीय संविधान का जन्म, जैसे कि मैंने कहा, 26 जनवरी 1950 को हुआ और अब तक 2020 तक जो है लगभग 70 साल हो गए हैं भारतीय संविधान को। इन 70 सालों में भारतीय संविधान यूं का यूं नहीं रहा है। भारतीय संविधान में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। वो परिवर्तन जिन वजहों से आए हैं, जैसे कि भारतीय संविधान में बहुत बार संशोधन हुआ है, बहुत सारे ऐसे धाराएं जो कि अनुच्छेद जो कि पुराने पड़ गए थे उनको हटा दिया गया है, जो उनकी जगह नए स्रोत आए हैं। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे अधिनियम पास हुए हैं, बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो कि भारतीय संविधान जब जन्म ले लेता है उसके विकास के दौरान भारतीय संविधान के साथ जुड़ती गई। वो एक अलग तरह के जो सोर्सेज है वो हम विकासवादी स्रोतों में डिस्कस करने वाले हैं। इस तरह से 2 प्रकार के स्रोत हो जाते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेमिनल सोर्स यानी जन्म संबंधी स्रोतों के बारे में।
देखिए, जन्म संबंधी स्रोतों का सबसे बड़ा जो मुख्य सबसे पहला स्रोत माना जाता है वो भारत सरकार द्वारा लाया गया अधिनियम 1935 है। इस कहते हैं कि इसका भारतीय संविधान पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। भारतीय संविधान निर्माताओं ने इस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इसकी बहुत सारी बातें जो है भारतीय संविधान में शामिल कर ली। देखिए, 1935 में आपको पता है कि अंग्रेजों का भारत पर राज था। तो भारत में जो शासन व्यवस्था बनाने के लिए अंग्रेज जो भी अधिनियम लागू करते थे, वो भारत सरकार अधिनियम एक्ट के तौर पे जाने जाते थे। तो इस तरह की प्रोसेस जो है 1861 से शुरू हो गई थी। 1861 में भी अधिनियम आया, फिर 1892 में आया, 1909, 1919 करके इस तरह से कई सारे अधिनियम जो है ब्रिटिशर्स भारतीयों के लिए लेकर आते रहे। तो 1935 का जो अधिनियम है उसका भारतीय संविधान पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें थी जो कि बाद में भारतीय संविधान निर्माताओं ने लागू कर दी, जैसे कि संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन जो है 1935 के एक्ट पर आधारित है। लगभग बहुत सारी चीज़ें वहाँ से ली गई है। संघ की शासन व्यवस्था के बहुत सारे अधिनियम वहाँ से लिए गए हैं 1935 में। इसके अलावा जो सर्वोच्च न्यायालय जो भारत में बनाया गया था उसी को आगे कंटिन्यू रखते हुए बहुत सारी चीज़ें वहाँ से ली गई हैं। 1935 के एक्ट की भांति नए संविधान में जो द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था है वो वहाँ से ली गई है। अनुच्छेद 356 से रिलेटेड कुछ धाराएं, 256 से रिलेटेड कुछ बातें, 352 से रिलेटेड कुछ बातें। तो बहुत सारे ऐसे जो हैं छोटी छोटी भारतीय संविधान में चीज़ें ले ली गई हैं 1935 के अधिनियम से। तो सबसे पहला जन्म संबंधी स्रोत जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 माना गया है। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका पॉइंट्स है जन्म संबंधी स्रोतों में वो है विदेशी जो है संविधानों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अलग से 16 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या भारतीय संविधान को उधार लिया हुआ संविधान कहेंगे या भारतीय संविधान पर विदेशी संविधानों का कितना प्रभाव है, इस बारे में आप बताएं। तो इस तरह का 16 नंबर का अलग से ये जो सेकंड पॉइंट है ये आ सकता है। तो सबसे पहले अगर विदेशी संविधानों की हम बात करते हैं कि कौन कौन सा कैसे प्रभाव पड़ा, तो सबसे पहला जो प्रभाव है सबसे ज़्यादा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का पड़ा। ब्रिटिश संविधान का भारतीय संविधान पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। इसका सबसे बड़ा कारण ये था क्योंकि एक तो हम जो है ब्रिटिशर्स के जो शासन को बहुत नज़दीक से देख चुके थे। ब्रिटिशर्स ने 150-200 साल हमारे ऊपर राज किया है। तो हमने देख लिया था कि ब्रिटिशर्स जो अपने ब्रिटेन में जो संवैधानिक व्यवस्था लाए हुए हैं, हम भी वैसी संवैधानिक व्यवस्था भारत में लागू कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ले ली। सबसे पहला जो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया भारतीय संविधान में वो था राष्ट्रपति को संवैधानिक अध्यक्ष के तौर पर मानना, संवैधानिक मुखिया के तौर पर मानना। देखिए, जैसे ब्रिटेन में महारानी है जो जिसे क्राउन भी बोल देते हैं, क्राउन या ब्रिटेन की जो महारानी है वो ब्रिटेन का प्रथम नागरिक है। और जितने भी ब्रिटेन में शासन व्यवस्था, राज व्यवस्था जितने भी काम होंगे वो ब्रिटेन की महारानी के नाम से होते हैं, यानी कि वो एक प्रकार से मुखिया है ब्रिटेन की। इसी तरह से जो राष्ट्रपति है, भारत में भी राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक माना जाता है। और प्रधानमंत्री, उनके मंत्रिमंडल के या राज व्यवस्था या शासन व्यवस्था के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। इसी वजह से भारत ने जो ये कंसेप्ट है कि राष्ट्रपति संवैधानिक मुखिया होना चाहिए, ये ब्रिटेन से लिया है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो है लोकसभा जो है ज़्यादा पावरफुल होनी चाहिए कंपेयर देन राज्यसभा की। ये भी हमने ब्रिटिश संविधान से लिया है। देखिए, जो हमारी संसद है, संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं। ब्रिटेन में भी ठीक इसी तरह के 2 सदन हैं। जो हमारे यहाँ लोकसभा कहलाती है वो वहाँ पर कॉमन हाउस कहलाता है, और जो हमारे यहाँ पे राज्यसभा कहलाती है वहाँ पर वो हाउस ऑफ लॉर्ड या लॉर्ड हाउस कहलाता है। तो जो लोकसभा है इसमें जो है हमारे द्वारा, यानी कि जो 18+ वोटर्स हैं, मतदाता हैं, उनके द्वारा चुने हुए विधायक जो सांसद हैं वो लोकसभा में जाते हैं। इसी तरह से ब्रिटेन की कॉमन हाउस जो है उसमें लोगों द्वारा चुने हुए जो सांसद होते हैं वो जाते हैं आगे पार्लियामेंट में। और जो लोकसभा है, वहाँ की जो कॉमन सभा है और हमारे यहाँ की लोकसभा है, वो ज़्यादा पावरफुल सदन है बजाय कि दूसरे सदन यानी कि राज्यसभा से। तो ये जो कंसेप्ट है पूरा का पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम में लोकसभा और राज्यसभा का, वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसी तरह से रिस्पॉन्सिबल कैबिनेट। देखिए, कैबिनेट होता क्या है? मंत्रिमंडल। ये जो मंत्रिमंडल है
ये हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनका एक कोर मंत्रियों का, विश्वसनीय मंत्रियों का समूह होता है, जिसमें 7 से 8 जो है मंत्री होते हैं, जैसे कि आपके जो गृह मंत्री हैं, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, इस तरह के बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो मंत्री होते हैं वो कैबिनेट के अंदर, यानी कि हिंदी में कहेंगे मंत्रिमंडल के अंदर आते हैं। ये जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए। ये जो कंसेप्ट है, जो कैबिनेट होगा वो जो है लोअर हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ये हमने ब्रिटेन से लिया है। ब्रिटेन में भी इसी तरह से प्रधानमंत्री, उनका मंत्रिमंडल जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारत में भी इसी तरह से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी मंत्रिमंडल माना जाता है। अगर लोकसभा के जो सदस्य हैं अविश्वास प्रस्ताव पास कर दें इस मंत्रिमंडल के खिलाफ, तो मंत्रिमंडल को जो है इस्तीफा देना पड़ता है और सरकार जो है गिर जाती है। जो चौथा पॉइंट है वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी कि संसदीय व्यवस्था। जो संसदीय व्यवस्था है वो हमने ब्रिटेन से ली है। ब्रिटेन में संसद, मैंने अभी बताया कि संसद के जो है 3 अंग माने जाते हैं। एक होते हैं उसके 2 सदन, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, और दूसरा होता है वहाँ का जो संवैधानिक मुखिया है। तो ब्रिटेन में जो है कॉमन हाउस और लॉर्ड हाउस और वहाँ की जो महारानी है, क्राउन है, ये अंग है वहाँ के पार्लियामेंट्री सिस्टम के। तो भारत में जो पार्लियामेंट है उसके 3 महत्वपूर्ण अंग है, वो है राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा और राज्यसभा। और ये जो पूरा कंसेप्ट है हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फिर है रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। कानून का शासन यानी कि कानून की किताब में जो लिख दिया गया है वही यूं का यूं लागू भारत में होगा। कोई अपनी मनमर्जी नहीं चला सकता। कोई अगर संवैधानिक मुखिया है, प्रधानमंत्री है, तो अपनी मर्जी नहीं चला सकेगा। उसे कानून के दायरे में रहकर ही काम करना पड़ेगा, कानून से बाहर वो नहीं जा सकता है। ये रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन। तो ये हमने ब्रिटेन से लिया है। कई बार एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि ये कानून का शासन जो है भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसी तरह से एक यूनिफाइड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है, जिसे आप हिंदी में कहेंगे एकीकृत संस्थात्मक ढांचा। एकीकृत संस्थात्मक ढांचा यानी कि जो शासन व्यवस्था है, राज व्यवस्था है, वो पद सोपानीय है, सीढ़ी नुमा है। यानी कि जैसे सीढ़ियों से चढ़कर हम एक पॉइंट पे ऊपर सबसे पीक पे चले जाते हैं, एक सिंगल जगह पर चले जाते हैं जो फ्लैट होती है, इसी तरह से क्या है भारत की शासन व्यवस्था भी पद सोपानीय है, संस्थात्मक ढांचा है उसका। कि छोटे स्तर पर पंचायतें होंगी, उसके बाद थोड़ा ऊपर चले जाओगे तो राज्य विधानमंडल होगी, और जब बिल्कुल ऊपर चले जाओगे तो आपकी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, संसद होगी और राष्ट्रपति होगा। इस तरह से शासन व्यवस्था जो है एक ढांचे की तरह, पिरामिड की तरह हमारी खड़ी है। इसी तरह से अगर जुडिशरी को देखें, हम न्यायपालिका को देखें, तो सबसे पहले जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं हमारे यहाँ पर, फिर उसके बाद जो है स्टेट कोर्ट आ जाते हैं, फिर उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट आ जाता है। तो इस तरह से एक ढांचा जो है एक सुप्रीम तौर पर एक पॉइंट के ऊपर जो जाता है उसे एकीकृत, यानी कि एक सिंगल, एक ऐसा ढांचा जो कि एक डोर की तरह बंधा हो, एक सिंगल एक डायरेक्शन में जाता हो, पिरामिड की तरह, इस तरह से। तो वो उसे एकीकृत ढांचा कहा जाता है। इसी तरह से जो सिटीजनशिप है, नागरिकता है, भारत में जो नागरिकता है वो एक ही है, ये भी एकीकृत ढांचे की तरफ डिफाइन करती है। वहीं अगर आप अमेरिका में देखो तो वहाँ दोहरी नागरिकता है, राज्य के नागरिकों को है, और जो वहाँ पर पूरा यूएसए का एक सिंगल सिटीजन है वो अलग है। तो दो नागरिकता वहाँ के लोगों को मिली, लेकिन भारत में एकीकृत ढांचा इसलिए एक नागरिकता है। इसी तरह से अगर अमेरिका की जुडिशरी सिस्टम देखा जाए तो वहाँ पर जो है न्यायपालिका 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक तो वहाँ पर सुप्रीम है राज्य की और एक है पूरे देश की। लेकिन जो है यानी कि एक हमारे यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक ही है, लेकिन अगर अमेरिका में देखने जाओगे तो आप हर एक राज्य का अपना एक सुप्रीम कोर्ट है। तो इस तरह से क्या है कि वहाँ पर जैसे दोहरी शासन प्रणाली चल रही है ना, भारत में ऐसा नहीं है। भारत में एकीकृत ढांचा है। जो लास्ट पॉइंट है वो लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी एज ए प्राइम मिनिस्टर, यानी कि बहुमत दल का नेता होगा वो प्रधानमंत्री। देखिए लोकसभा के चुनाव होते हैं, हम जो 18 वर्ष से ऊपर आयु के व्यक्ति हैं वो वोट डालते हैं, और हमारे यहाँ से जो है हम सांसदों को चुनकर भेजते हैं, और जिस भी पार्टी को बहुमत अधिक मिलता है वो पार्टी जो है अपना एक नेता चुनती है, और उस नेता का चुनाव चुनने के बाद वही आगे जाकर प्रधानमंत्री बनता है। तो ये सिस्टम भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब देखिए 2019 में जो मोदी गवर्नमेंट इलेक्शंस हुए हैं, सभी पूरे देश में वोट डले, बहुमत सबसे ज़्यादा
300 सीटों के आसपास जो ऊपर जो है मोदी गवर्नमेंट को मिला, और बहुमत का नेता जो है मोदी थे, तो वो क्या हो गए हैं, प्रधानमंत्री बन गए। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर चलता है बच्चों। इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स बताए, आने वाली वीडियो में मैं आपको और भी ज़्यादा क्लियर करूँगी। तो अभी तक के लिए जो है आपको जो इम्पोर्टेंट है, ये MCQ में बहुत पूछे जाते हैं, तो आप इसको उस पर्पज़ से भी ध्यान से पढ़ें।